हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि आज से हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो क्लास 11th के पोर्शन में अकॉर्डिंग टू यदि एनसीईआरटी जाए तो केवल और केवल अपने को दो ही चैप्टर मेनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला तो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और सेकेंड जो रहता है वो हाइड्रोकार्बन रहता है। लेकिन उसको भी हम लोग सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन को तो हम लोग स्टडी करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बेसिकली उसमें हम लोग 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। ये चीज जानकारी देना आपको जरूरी है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि बच्चे एनसीईआरटी देखते हैं और उसमें पूछते हैं कि ये कहाँ है, ठीक है, या ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं स्टार्टिंग में चैप्टर। तो ध्यान में रखेंगे कि हम लोग 11th क्लास में क्या क्या डील करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या डील करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे जीओसी, ठीक है, जिसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, जनरल ऑर्गेनिक, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में आइसोमेरिज्म, इसके बाद, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन। तो ये बेसिकली 4 चैप्टर ही है अपना 11th क्लास के पोर्शन में, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्या आपको मिलेगा, ये स्टार्टिंग का जो तीनों है, नोमेनक्लेचर हो गया, जीओसी हो गया और आइसोमेरिज्म हो गया, उसका एक चैप्टर बना के दे दिया है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरीके से, ठीक है। और आपका सेकेंड वाला कौन सा रहेगा, हाइड्रोकार्बन रहेगा। लेकिन उसमें भी हम लोग 3 पार्ट में उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली स्टडी भी करना ऐसे ही सही रहता है। नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स रहते हैं उनके बारे में जानेंगे, कहाँ से आया, थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानेंगे, साथ ही साथ उसका नाम कैसे लिखते हैं, क्लासिफिकेशन जानेंगे, नाम कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। बात समझ में आया। उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से बैकबोन हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको भी समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेसिकली उसमें जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आते हैं, ठीक है। कई टर्म्स अभी आप नए सुनने को आपको मिलेगा कि ये क्या है, लेकिन ठीक है, अभी तो सुन करके रख लेना है, जब आएगा एज ए इंट्रोडक्शन की तरह सुन लेना है, जब आएगा तो उसको हम समझाएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे, कई सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इसमें पढ़ने को मिलेंगे, स्टेबिलिटी पढ़ने को मिलेगा, कैटायन का, एनायन का, ठीक है, कार्बोकैटायन का, कार्बन आयन का, एसिडिक स्ट्रेंथ जानने को मिलेगा, बेसिक स्ट्रेंथ जानने को मिलेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्वासी एरोमेटिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें पढ़ने को मिलता है। आइसोमेरिज्म जो आप क्लास 10th में याद है, क्लास 10th में आप पढ़े थे आइसोमर्स किसको कहते हैं, यस, तो वही आइसोमर्स जो है, आइसोमेरिज्म वही एक चैप्टर आपका बन करके आया है। पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और वहीं फिर लास्ट में बचता हाइड्रोकार्बन। आप जब क्लास 10th में थे तो आप पढ़े होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर, जिसमें आप पढ़े थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये भी, ठीक है। तो पूरा का पूरा, अब उसका क्लासिफिकेशन भी आप देखे थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में, तो पूरा का पूरा चैप्टर एक तरह से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पे है। उसका प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, और कौन कौन सा रिएक्शन जो है वो उसमें हो सकता है। खास बात ये ध्यान में रखना है आपको पूरे तरीके से कि हम कभी भी, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ऐसा देखने को मिलता भी है, जनरली होता है फिजिकल केमिस्ट्री में कि एक चैप्टर दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक नहीं है। यदि एक मूल कॉन्सेप्ट को यदि हम छोड़ दें, उसका तो हर एक जगह इस्तेमाल होता है, यूज होता है, लेकिन यदि हम गैसीय स्टेट पढ़ रहे हैं तो उसका सॉलिड स्टेट में बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है, मतलब है ही नहीं एक तरह से इंटरलिंक देखा जाए तो, ठीक है, ना के बराबर। उसी प्रकार से यदि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, इधर मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इंटरलिंक है, वो वहां पे उसका यूजेज है, एप्लीकेशन है। लेकिन इसमें यदि हम बात करें तो क्या हम बोले कि कुछ चैप्टर में इंटरलिंक हो रहा है, कुछ चैप्टर में नहीं हो रहा है। लेकिन
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट 11th प्लस 12th में, ठीक है, जो एक एक चैप्टर रहेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक चैप्टर पढ़ें और दूसरे पे यदि उस पे हम अच्छे से ध्यान नहीं दिए तो दूसरे पे हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसा सोचना भी नहीं। पहले ही हम आपको ये सब चीज क्लियर कर देना चाह रहे हैं आज पहले क्लास में ही, क्या कि एक एक चैप्टर इसका भी अपना रोल है, आगे वाले चैप्टर्स में इसका भी यूज होने वाला है। नोमेनक्लेचर नाम ही नहीं पता रहेगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो फिर कैसे काम करेंगे। अब किसी का नाम नहीं पता है तो क्या बोलोगे, ए ओ ई इधर आओ, ऐसा करके क्या, नहीं। यानी कि आपको नाम जानना जरूरी है, हर एक कंपाउंड्स का कैसे नाम लिखते हैं, क्या उसका रूल्स है, क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरीके का वो कंपाउंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसी प्रकार से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से हम क्या बोले कि बैकबोन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि ये चैप्टर में आपको कहीं फॉल्ट आया थोड़ा सा भी तो ये पूरा का पूरा नीचे वाला जो है वो साफ हो जाएगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म तो थोड़ा सा अलग है अपने आप में, लेकिन हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें तो ये कंप्लीट इन तीनों जो हम ऊपर पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो ऊपर का कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, और क्लास 12th में कंप्लीट क्लास 11th का एप्लीकेशन आपको रहता है। यानी कि समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं कि एक भी चैप्टर जो है वो आपका वीक नहीं हो सकता है, मतलब कि छोड़ नहीं सकते हैं हम, क्योंकि एक भी चैप्टर को यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा भी उसको पढ़ाई में ढिलाई रखें या फिर समझने में अपने को परेशानी आ रहा है तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्किप करेंगे तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपके हाथों से स्किप होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा हम क्या बोले हैं? तो एकदम धीरे धीरे हम ले जाएंगे, आराम से ले जाएंगे, लेकिन आपको भी जो है वो सीट बेल्ट बांध करके चलना है मेरे साथ कि क्या पढ़ रहे हैं, और एटलीस्ट जो आज का वर्क है उसको आज ही खत्म करेंगे। ये भी चीज दिमाग में बैठा लें, आज का वर्क आज खत्म करेंगे, कल परसों इधर उधर कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि चलो कल कर लेंगे, आज थोड़ा पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बात समझ में आया? तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहला चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें थोड़ा सा उसके हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ध्यान से, ये जो ऑर्गेनिक शब्द जो आया, ठीक है, ऑर्गेनिक, ठीक है, सिंबलाइजेस, किस चीज को सिंबलाइज करता है, लाइफ को। ध्यान में रखेंगे ये ऑर्गेनिक शब्द जो है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, लाइफ को, ठीक है। बात समझ में आया? एंशिएंट बात हम कर रहे हैं सारा कुछ। हालांकि ऑर्गेनिक शब्द जो है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, लाइफ को। और यदि हम कंपाउंड की बात करें, ठीक है, कंपाउंड की बात करें तो एक तो जो कंपाउंड है, यानी कि बात हो रहा है उसके बारे में, वो कहां से रहेगा, फ्रॉम लिविंग बॉडीज, फ्रॉम लिविंग बॉडीज, ठीक है। और दूसरा फ्रॉम नॉन लिविंग बॉडीज, ठीक है, फ्रॉम लिविंग बॉडीज एंड फ्रॉम नॉन लिविंग बॉडीज। तो जो भी कंपाउंड हैं उनको दो पार्ट में बांट दिया गया, फ्रॉम लिविंग बॉडीज और फ्रॉम नॉन लिविंग बॉडीज। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ठीक है, वो कहां से अपने को मिल रहे थे, वो मिल रहे थे फ्रॉम लिविंग बॉडीज, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, खैर इसको हम क्या बोले, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नॉन लिविंग बॉडीज से आ रहा है उसको हम कहा गया क्या, क्या कहा गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, उसको क्या कहा गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहां से आ रहा है, लाइफ। वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, लाइफ को सिंबलाइज करता है। कहां से आ रहा है, यस, लिविंग बॉडीज से। कहां से, लिविंग बॉडीज से। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि जो लिविंग बॉडीज से जो कंपाउंड पाए जा रहे हैं उसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं यानी कि जो मेन एलिमेंट्स हैं वो आपको क्या नजर आते हैं, वो आपको नजर आते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये आपका मेन इसमें रहता है। साथ ही साथ आपको इसमें मिलता है ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है, नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है, सल्फर भी देखने को मिलता है, ठीक है, हैलोजन भी देखने को मिलता है, ईटीसी ये भी देखने को मिलता है। बात समझ में आया। तो इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो बात था कि फ्रॉम लिविंग बॉडी से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, ये सारा हम एंशिएंट वाला बता रहे हैं, पुराना हिस्ट्री एक तरह से, ठीक है। तो ये जो था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको कह रहे हैं, फ्रॉम लिविंग बॉडीज, ठीक है, ये दो पार्ट में बांटा गया था। तो सबसे पहले जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था बेटा उसका, बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस, तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस, ठीक है, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो बर्जीलियस नाम के कंपाउंड थे, सॉरी कंपाउंड बोल रहे हैं, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। पुराने जमाने में एक तरह से कहा जाए तो बहुत इनका नाम था, बहुत सारा इन्होंने थ्योरी दिया है बर्जीलियस के नाम, बर्जीलियस ने। और एक तरह से कहा जाए ना कि कैसे एक गांव वगैरह में एक मुखिया होते हैं या उस प्रकार के आदमी होते हैं जो कोई भी बात यदि कह दिया जाए तो लोग उनको मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कई बार सुने होंगे कि वहां पे उधर उस रास्ते से मत जाना, भूत रहता है, कुछ वैसा कुछ, तो लोग उस रास्ते से जाना बंद कर देते हैं बिना उस पर विश्वास किए हुए। तो बर्जीलियस का भी उस समय सम्मान, मान सम्मान कुछ उसी प्रकार से था, इनका ओहदा कुछ उसी प्रकार से था कि इनके द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है, या इन्होंने जो इनका जो ऑब्जर्वेशन था उसके अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको कहेंगे, तो वो चीज क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेगा ना वो बनता है आपका, ठीक है, या कह सकते हैं सबसे पहले इनके द्वारा जो कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है तो वाइटल फोर्स, एक उन्होंने थ्योरी दिया था जिसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी या वाइटल फोर्स, ये जो फोर्स है ये बेसिकली लिविंग बॉडीज में देखा जाता है। जो वाइटल फोर्स जो रहता है वो लिविंग बॉडीज में ही पाया जाता है। तो उन्होंने ही वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था और उसी चीज को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे अप्लाई किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको कहेंगे, वैसा जो कि लिविंग बॉडीज से प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है, लिविंग बॉडीज में पाया जाता है और उसमें साथ ही साथ आपका क्या पाया जाएगा, वाइटल फोर्स जो रहेगा वो आपका पाया जाएगा। बात समझ में आया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड बाय, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड बाय, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड बाय लिविंग बॉडीज as they have vital force, ठीक है, as they have vital force, ठीक है, as they have vital force, organic compound can be formed by living bodies as they have vital force, is that clear। तो इसी से अपने को क्या मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, जिसमें वाइटल फोर्स रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, आर्टिफिशियली, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, ठीक है। तो एक तरह से इनका कहना यह भी हो गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं आर्टिफिशियली।
तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहने का मतलब कि हम खाना खाते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आप सुबह सुबह उठते हो, सुबह सुबह उठ करके आप क्या करते हो, ब्रश करते हो, तो ब्रश कर, जिस ब्रश से आप कर रहे हो वो भी प्लास्टिक है, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ा ही खास चीज है। यदि हम अपने डेली लाइफ के यूजेस में बात करें तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे, आप उसको ऑब्जर्व करके हैरान हो जाएंगे कि मैक्सिमम चीज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ। आप डेली लाइफ में जितना भी, हम क्या बोलेंगे, सुबह उठ करके आप ब्रश से आप क्या बोलते हैं, तो ब्रश से आप ब्रश करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो आप टूथपेस्ट ले रहे हैं, टूथपेस्ट में भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी किससे बना हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। जिस सोप से आप नहाते हैं वो सोप भी C17H35COONA, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिस क्लोथ को हम लोग पहनते हैं, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आया? हाथ में घड़ी है, वॉच है, उसका जो लेदर है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आया? तो मैक्सिमम हमारा हेयर, उसको जलाने के बाद जो रेसिड्यू बचेगा, दैट इज कॉल्ड हेयर चारकोल एंड इट इज आल्सो मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बॉडी बर्न होने के बाद, यदि हम ऐसा कहें कि नेल को जलाने के बाद जो बचेगा, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू एंड दैट इज व्हाट, नेल चारकोल एंड इट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन से आपको किससे बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। यानी एक तरफ यदि हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज की और उसकी खासियत की, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स हैं। उसको यदि हम कार्बन को साइड कर दें तो कार्बन अकेला उन सारे एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं उससे जितने भी कंपाउंड्स बना सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा कार्बन अकेले कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और हर एक साल पर ईयर, ठीक है, हर एक साल जो है वो कार्बन के तकरीबन लाख, 2 लाख, ठीक है, 10 लाख नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कार्बन जो है हमारे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन हमारे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। यदि उसमें कार्बन ना रहे तो क्या प्लांट्स को मिलेगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलेगा, क्या वो अपना फूड नहीं बना पाएगा, और वो अपना फूड नहीं बना पाएगा तो फिर हमको वो ऑक्सीजन रिटर्न करेगा, नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारे लाइफ से रिलेटेड है, एक एक चीज के बारे में बताता है कि हाँ, कई सारी चीज तो चूंकि केमिकल्स हैं, रिएक्शंस होते हैं, तो कई सारी चीज तो देखने को डेली लाइफ में नहीं मिलते हैं, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, वो जरूर उस प्रोसेस से, उस रिएक्शन से होकर के गुजरा है। इज दैट क्लियर? फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में उस प्रोसेस से होकर के गुजरा है। डाई बनाना, पेंट्स बनाना किससे बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हम घर में कलरिंग करते हैं, किससे बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? चेयर पे आप बैठे हुए हैं, प्लास्टिक चेयर पे, किससे बना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, वुड, लकड़ी का कितना इस्तेमाल होता है बेड बनने में, दरवाजा बनने में, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। इज दैट क्लियर? तो हम आपको ऑर्गेनिक की महत्ता, उसका जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें अभी बर्जीलियस हाइपोथेसिस का, तो उन्होंने ये कह दिया कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहेंगे जो कि किससे बनता है? लिविंग बॉडीज से बनता है, यानी कि प्लांट और एनिमल हो सकते हैं। बात समझ में आया? अब ऐसा नहीं कहना है कि नहीं लिविंग बॉडीज में कुछ और मान लेना है, प्लांट और एनिमल, ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए? वाइटल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, और कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियली। ठीक है, तो ये जो उनका कहना था, ये जो उनका क्या था, एक तरह से जो स्टेटमेंट था, वो एक तरह से लोगों के दिल और दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुका था उस समय, बहुत पुरानी बात। ठीक है, और तकरीबन 10 साल तक किसी ने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ और सोचें, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ और हम ये करने का कोशिश करें, डिस्कवर करने का कोशिश करें कि क्या वही चीज है एग्जैक्ट, या उससे भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है उसमें। वो तो भला हो होलर नाम के जो फ्रेंडलिच होलर नाम के जो वैज्ञानिक थे उनका। तो फ्रेंडलिच होलर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सीडेंटली, ठीक है, उन्होंने एक्सीडेंटली एक सॉल्ट लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, सॉल्ट लिया और उसको क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे। ठीक है, NH4CNO ये
फॉर्मूला होता है एमोनियम साइनेट का, उसको हीट कर रहे थे लेबोरेटरी में, और हीट करने के बाद अचानक वो जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरिया में, यूरिया बन गया। एंड यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में जो था ढिंढोरा पीट गया कि भैया ये जो बर्जिलियस ने कहा था वो तो रॉन्ग साबित हो गया। यानी कि उन्होंने कहा था कि इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियली, इसको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं, बट होलर ने ये कर दिखाया, फ्रेंडलिच होलर ने ये कर दिखाया कि भैया ऐसा ऐसा होता है, और हम देखो बना दिए, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम फॉर्मेशन कर दिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता था, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक सॉल्ट से क्या बना दिया उन्होंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, वो भी लेबोरेटरी में। समझ में आया? देन द सिग्निफिकेंट बिहाइंड द नेम ऑफ केमिस्ट्री वाज कंप्लीटली लॉस्ट। जो एक सिग्निफिकेंट था, ठीक है, ऑर्गेनिक नाम के पीछे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स जो इन्होंने कहा था वो कंप्लीटली क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उसमें ये उनका जो मेन कंस्टिट्यूएंट जो था वो कार्बन और हाइड्रोजन तो पाया ही जा रहा था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया था, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ हेटेरो एटम भी थे, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके कुछ हेटेरो एटम भी थे, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ये एक्स कोई एलिमेंट नहीं है, एक्स का मतलब हैलोजन, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, वो था। और साथ ही साथ और भी एटम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एटम उसमें देखने को ही मिलते थे। बात समझ में आया? तो एक तरह से जो आपका इन्होंने, किसने, फ्रेंडलिच होलर ने क्या किया, इस कंप्लीटली इस पूरे बर्जिलियस के हाइपोथेसिस को कंप्लीटली, नाम ही इसीलिए पड़ा बर्जिलियस हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस है, तो उसको क्या किया, रॉन्ग साबित किया। यानी कि यदि हम बात करें किसके बारे में, होलर के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ब्लो टू बर्जिलियस वाइटल टू बर्जिलियस, ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है, बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी was given by Freundlich, Hohler, ठीक है, and he prepared an organic compound by inorganic salt, ठीक है। और वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट कौन सा था, एमोनियम साइनेट। वो क्या था, एमोनियम साइनेट को उन्होंने क्या किया था, हीट किया था, ठीक है, किसको, एमोनियम साइनेट को, और वो किस में कन्वर्ट हो गया था, यूरिया में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग यूरिया, ध्यान में रखेंगे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको क्या लिख लेना बेटा, ब्रैकेट में यूरिया, ठीक है, यूरिया, ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सॉल्ट एमोनियम साइनेट बाय द हीटिंग ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, बाय द हीटिंग ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एमोनियम साइनेट। बात समझ में आया? तो अब इसको देखते हैं ये किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं ये आपका क्या हो गया, ठीक है, यही है आपका एमोनियम सॉल्ट या एमोनियम साइनाइड
ठीक है, इसको क्या किए थे, हीट किए थे, जिससे क्या बन गया था, यूरिया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज। और इस रिएक्शन को आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को, ये जो कंप्लीट आपको रिएक्शन दिख रहा है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ, यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या देख रहे हैं आप, सी कितना नजर आ रहा है, सी एक ही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, N2। ठीक है, या H लिख देते हैं, C। ठीक है, और उसके बाद H4। ठीक है, N2O। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नजर आ रहा है। और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां भी है और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां भी है। बात समझ में आया। तो हीट करने के दौरान ये जो है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है, बस स्ट्रक्चर में जो है थोड़ा सा चेंज आ गया है। उसी चीज को, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बाय द हीटिंग, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। NH4Cl कार्बन कितना है, एक ही है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। नाइट्रोजन कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहां भी सेम, कार्बन कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। और ऑक्सीजन कितना है, O है। और यही आपका क्या कहलाता है बेटा, यूरिया। यही आपका क्या था, यूरिया। बात समझ में आया। और इसको क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। और आप पढ़े होंगे आइसोमर्स क्लास 10 में। किसको बोले थे आइसोमर्स, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसी को हम लोग क्या बोले थे, आइसोमर्स कहते हैं। ये बेसिकली यहां पे आ रहा है। बात समझ में आया, कॉपी करें इसको। ठीक है, तो अब एक तरह से हम कहें कि जो नया डेफिनेशन हुआ, ठीक है, न्यू डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का न्यू डेफिनेशन किसको कहेंगे, द कंपाउंड which is, ठीक है, the compound which is formed by, ठीक है, which is formed by कार्बन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन यदि रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे। वैसा कंपाउंड जो किससे बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन से, या फिर एंड, ठीक है, और उसका किससे बना हो, उसके डेरिवेटिव से। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन हो या फिर उसका डेरिवेटिव, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया बात। अब देखें कि यही, यदि हम केवल हाइड्रोकार्बन की फिलहाल बात करें, ठीक है, एंड इट्स, ठीक है, तो यदि हम कहें हाइड्रोकार्बन, तो ये बेसिकली दो पार्ट में आपका आ जाता है। एक को कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, और एक को कहते हैं
अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक को कहते हैं सैचुरेटेड और एक को क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड। पढ़ करके आने आप, सैचुरेटेड क्या होता है अल्केन और अनसैचुरेटेड क्या होता है आपका अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन। और एक होगा अल्किनाइन, वो बताएंगे अभी तुरंत, अभी केवल आपको वो बता रहे हैं जो आप पढ़ करके आए हो। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा अल्कीन एंड अल्काइन। इज दैट क्लियर, समझ में आया? तो ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसके लिए अपने को पूरे बोर्ड का जरूरत पड़ेगा, हालांकि इसका यहाँ पे एग्जांपल भी कुछ देते हैं, जैसे कि ये सारे एग्जांपल्स एक तरह से किसका रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात किए हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर के बनता है हाइड्रोजन एंड कार्बन से। ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर के बनता है। और इसका जनरल फार्मूला यदि हम बात करें तो क्या होगा CnH2n। ठीक है, +2। ठीक है, और इसका यदि हम जनरल फार्मूला बात करें, ठीक है, तो उसमें अल्कीन जो होगा उसका क्या होगा CnH2n। ठीक है, उसका एग्जांपल देंगे, फिर किसका देंगे अल्काइन का। तो जनरल फार्मूला ये हो गया। अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा CH4, ठीक है, C2H6, ठीक है, C3H8, ठीक है, C4H10 ATC। क्लियर है? अब यहाँ पे N क्या है? ठीक है, वेयर N जो रहेगा वो नंबर ऑफ कार्बन होगा। N क्या रहेगा नंबर ऑफ कार्बन। तो यदि 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और +2 4, तो दैट इज CH4 मीथेन। ये क्या यदि 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 होगा लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 4 और +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। इज दैट क्लियर? और यहाँ अल्कीन का यदि हम एग्जांपल लेंगे, इसका जनरल फार्मूला क्या लिखे हैं CnH2n यानी कि जस्ट कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन उसका डबल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये C2। अच्छा, ये 2 कार्बन से चालू होगा। ठीक है, एक कार्बन से नहीं होगा, एक कार्बन करोगे क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, और डबल बॉन्ड एक कार्बन में नहीं होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए होंगे 2 कार्बन। इज दैट क्लियर, समझ में आया? C2H4 C3H6, ठीक है, कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन C4H8 ETC ये देखने को मिलेगा। और आपका एक हो गया, ये हो गया, ठीक है, और अल्काइन। ठीक है, अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n -2 ये देखने को मिलता है। और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा C2, ठीक है, H2 डबल करके 2 माइनस करो। ठीक है, C2H2 जितना कार्बन है इसको पहचानने का तरीका जितना या बनाओ कैसे बनाना है, या फिर यहाँ से कैसे हम पहचानेंगे अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। यदि कार्बन हम देखें, कार्बन को जस्ट डबल करके 2 जोड़ो, कार्बन यहाँ 1 है उसको क्या करो 2 डबल करो, क्या हो जाएगा 2 और 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 4 CH4 ये मीथेन है। ठीक है, और ये अल्केन ग्रुप का कार्बन जितना रहेगा उसका डबल करके 2 ऐड करने के बाद यदि बन रहा है तो वो अल्केन ग्रुप का है। कार्बन जितना है उसका डबल करके जो बन रहा है दैट इज अल्कीन ग्रुप का है। कार्बन जितना है उसका डबल करके 2 माइनस करने के बाद जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड अल्काइन ग्रुप का है। ठीक है, तो ये क्या हो गया C2H2 2 2 जा 4 2 माइनस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, C3H कितना हो जाएगा 3 दूना 6 C3H4, ठीक है, ATC। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया किस तरीके से किए? अब इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए डेरिवेटिव्स कैसे होगा। डेरिवेटिव्स में क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन आपका रहेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन ऐसा कुछ मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव्स कहलाने लगेगा। जैसे, ठीक है, जैसे डेरिवेटिव्स क्या बोले हाइड्रोकार्बन और साथ ही साथ क्या रहेगा हेट्रोएटम। ठीक है, और ये हेट्रोएटम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर,
एक्टिविटी देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब एग्जांपल CH3 OH CH3 Cl, ठीक है, CH3 NH2 CH3, ये देखिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, HSO3, ठीक है, ये लगा हुआ है, या इसको और ऐसे लिख देते हैं, आपको और थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा समझने में। ऐसा, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को यदि मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, डेरिवेटिव से किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है किस तरीके से? कार्बन और हाइड्रोजन है ना, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान में रखना है कि कई हम कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन, यानी ध्यान में रखना है, कई बार ऐसा भी लिखा हुआ रहता है कि कार्बन कंपाउंड जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ऐसा ना कर देना कि CO2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देना, CO2 ऑर्गेनिक नहीं है, ध्यान में रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बन तो नजर आ रहा है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, केवल CN नजर आ जाए, साइनाइड, हाइड्रोजन नहीं है इसमें, हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये नहीं होगा, ठीक है, इसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ लगना होगा, तब होगा। यदि इसी में ये CH3 और CN हो जाए, होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? लेकिन ये अकेला केवल कार्बन और नाइट्रोजन रहे वो नहीं होता है। तो ये आपका बेटा किसमें आ गया, डेरिवेटिव्स में हम लोग आ गए। देख लिए कि कुछ डेरिवेटिव्स भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के माने जाएंगे, यानी कि एग्जांपल्स हो गए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन में, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए पूरा अपने को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, दो पार्ट में बांटेंगे इसको। पहला वो कहेंगे साइक्लिक या फिर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ओपन चेन, ठीक है, कंपाउंड, और इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक। ठीक है, बात समझ में आया? इसमें क्या रहेगा, ओपन चेन रहेगा, हाइड्रोकार्बन रहेगा विथ ओपन चेन, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ओपन चेन, ठीक है। तो किसको कहेंगे, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ओपन चेन आपका होगा। बात समझ में आया? क्या होगा आपका बेटा, ओपन चेन देखने को मिलेगा। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अल्केन, ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन, ये दो तरीके से हो जाएगा। अभी भी इसके बारे में बताए थे, कौन सा बताए थे, यस, सैचुरेटेड, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड, और दूसरा हो जाएगा सैचुरेटेड, और दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड में कौन सा हो जाएगा, अल्केन। जनरल फॉर्मूला हम बता चुके हैं, अब यहां हम नहीं लिखेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल भी बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, लिख देते हैं, CH4
C2H6, ठीक है, C3H8 ATC। इज दैट क्लियर? अनसैचुरेटेड जो रहेंगे इसमें होगा अल्कीन, अभी बताए हैं, अल्काइन, ठीक है, और अल्कीनाइन, ठीक है। इसमें जब इसमें क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। अच्छा, ये अल्केन क्या होगा बेटा? अल्केन जिसमें क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यानी कि क्या रहेगा, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड केवल नजर आ रहा है, ठीक है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड नजर आएगा। वही यदि हम बात करें अल्कीन की, ठीक है, अल्कीन की, तो इसमें क्या नजर आएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है, 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। एक डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा ही आएगा, एटलीस्ट एक तो नजर आएगा, ठीक है। एक इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, और इसमें कह सकते हैं कि केवल सिग्मा बॉन्ड होगा या फिर 0 पाई बॉन्ड, ऐसा ये भी ज्यादा बढ़िया रहेगा कि 0 पाई बॉन्ड। आप यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 0 पाई बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, आपका अल्कीन हो जाएगा, जिसमें क्या हो रहा है, एक आपका पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जांपल तो हम आपको दे ही दिए हैं, जैसे कि CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये किसका एग्जांपल हो गया, अल्कीन का। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन पूरे कंपाउंड में कहीं ना कहीं, पूरे मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, यस, अल्कीन कहलाएगा, ठीक है। अल्काइन, अल्काइन ये क्या हो जाएगा आपका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर CH3 CH, ठीक है, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको देखने को इसी हम लिख देते हैं, मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये कॉपी करेंगे, उसके बाद देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब साइक्लिक कंपाउंड को भी 2 पार्ट में बेसिकली पार्ट किया गया। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसमें रहेगा, साइकिल में रहेगा, ठीक है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है, which are in cyclic form, इसमें रहेगा आपका साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, और इसमें भी 2 पार्ट में हो जाता है, होमोसाइक्लिक, ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक हो जाता है और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब वैसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही आपको नजर आएगा, ठीक है, यानी, और होमो का मतलब भी क्या होता है, सेम, सिमिलर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, रिंग साइक्लिक पार्ट मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, ठीक है, रिंग, ठीक है, पार्ट ऑफ साइकिल is made up of carbon and hydrogen only। किससे नजर आएगा आपको, कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनता हुआ नजर आएगा। और होमो का मतलब ही होता है सिमिलर। क्या मतलब होता है, सिमिलर, ठीक है। क्या मतलब होता है उसका, सिमिलर। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे यदि हम बात करें, ये हो गया आपका, दोनों चले गए, कार्बन और हाइड्रोजन हो गए, मिलकर के बन गए। एग्जांपल के तौर पे यदि हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो प्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे यदि हम हेट्रोसाइक्लिक में जाए तो यहाँ पे रिंग या पार्ट ऑफ साइकिल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड एनी हेट्रो एटम, एनी हेट्रो एटम। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि रिंग, रिंग, ठीक है, या पार्ट ऑफ साइकिल
ठीक है, इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड एनी, ठीक है, एंड एनी हेट्रो एटम, ठीक है, यानी कि वो वाला जो होगा हेट्रो एटम वो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एक्स etc, ये देखने को आपको मिलेगा। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल इसको THF कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये आपका हो जाएगा पिरिडीन, पिरिडीन इसको कहते हैं, ठीक है, ये आपका फ्यूरेन हो गया, ठीक है, लिखे पहले इसको नोट करें। ठीक है, हुआ क्या? ठीक है, ये वाला चीज हो गया। और यहाँ पे और एग्जांपल आप डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें पायरोल, इसको क्या बोलते हैं, पायरोल कहते हैं, ठीक है, पायरोल कहेंगे इसको। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो इसको लिखें, नोट करें। ठीक, अब आगे यदि हम देखते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा और हेट्रोसाइक्लिक वाला जो है वो थोड़ा सा और होगा। ठीक है, तो ये जो है, सॉरी, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक जो है वो और दो पार्ट में चला जाएगा। एक को कहेंगे हम लोग एलिसाइक्लिक, ठीक है, एक आपका आ जाएगा एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक, ठीक है। और यहां ध्यान रखेंगे यदि एलिसाइक्लिक लिखे होंगे तो असाइक्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, असाइक्लिक। इससे पहले शायद वहां पे एलिसाइक्लिक लिख दिए थे तो उसको आप चेंज कर लेंगे, क्या लिख देंगे वहां पे, असाइक्लिक, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इससे पहले क्या कर लेंगे, असाइक्लिक कर देंगे और ये वाला क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक में क्या हो जाएगा, अच्छा, एलिसाइक्लिक और ये क्या है आपका, एरोमेटिक, ठीक है। तो असाइक्लिक में तो जस्ट इसी तरीके से होगा जो आप देखें, लेकिन एरोमेटिक में वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अब वो एरोमेटिक क्या होता है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल तो अभी केवल नोट कर लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा इतना सफिशिएंट। ठीक, तो ये एलिसाइक्लिक, ध्यान में रखना, इससे पहले वाला शायद यदि एलिसाइक्लिक हम लिखे थे, शायद एलिसाइक्लिक लिखे थे, तो उसको किसमें क्या लिख लेना वहां पे, असाइक्लिक, यानी कि ओपन चेन हो गया आपका। और ये एलिसाइक्लिक रहेगा जिसमें केवल और केवल कार्बन हाइड्रोजन का ही रिंग बनेगा, ठीक है, यानी कि वो एरोमेटिक नहीं होगा एक तरह से। और यहाँ पे ये क्या होगा, एरोमेटिक आपका बनता है, जिसमें बेसिकली इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक पूरा चैप्टर क्लास 12 में पढ़ना है। और एरोमेटिक कब होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं तब एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं, उसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कवर करें, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। Representation forms for organic compounds.
फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग हैं कुछ पार्ट में इसको हम लोग ये करेंगे, जैसे कि ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि कंपाउंड जो रहेगा, ठीक है, उसका हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, और एक को कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो एक्सपेंड था उसको कंडेंस्ड में ले आना। ठीक है, थोड़ा छोटा करके लिख देना। तो जैसे कि ये आपका क्या है, मीथेन, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन बेसिकली जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा तभी हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही कार्बन है और दूसरे कार्बन के साथ इसका कोई भी बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो हम इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन कंडेंस्ड फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH4 ऐसा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यदि रहे क्या HCH और ये H, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो बस सिंगल लाइन है। इसको हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे तो फिर ये बॉन्ड लाइन की तरह हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, या फिर सीधा भी आप लाइन दे सकते हैं। और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे हमेशा बॉन्ड लाइन जो नोटेशन होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बेसिकली क्या है, CH3। ये वाला देखिए, ये पूरा क्या है, CH3, और ये भी पूरा क्या है बेटा, CH3। बात समझ में आया? कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एक बॉन्ड है, तो केवल हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? और इसको हम लोग कैसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे CH3 और ये CH3। बात समझ में आया? क्या लिखेंगे, CH3 और ये CH3। क्लियर है? उसी के तरह दूसरा यदि हम एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं क्या, CH3 CH2, ठीक है, ये H C H H C H H C H H और ये H, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा, ये। क्यों? क्योंकि कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, दो। आप ऐसा भी करो कि कार्बन जोड़ लो कितना हो रहा है, और ये लाइन करो 2, स्टार्ट बोलो 2 और ये 3, एक लाइन खींचेंगे तो कितने कार्बन का नोटेशन बनता है, 2 का, 1 और 2। ठीक है, तो स्टार्ट एक लाइन खींचो और उसको 2 काउंट करो, 2 और ये चला जाएगा कौन सा, 3। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा। यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहेगा, CH3, और इस वाले पॉइंट पे क्या रहेगा बेटा आपका, CH2। इज दैट क्लियर? अब इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, CH3 CH2 और ये CH3, बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना है, बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाना। उसी प्रकार से भी हम लोग IH H H C H H ये ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, 4 कार्बन है तो 2 3 4। इज दैट क्लियर? क्या बोले थे कि एक लाइन करो और उसको क्या काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 2 सॉरी ये हो जाएगा 2 3 4, और इस पॉइंट पे क्या रहेगा बेटा, CH3 रहेगा, और बाकी दोनों जगह पे क्या रहेगा, CH2 रहेंगे। अब इसका जो आपका कंडेंस्ड फॉर्म रहेगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 CH2 का होल 2 और ये रहेगा CH3। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे क्या है, CH3, इस पॉइंट पे क्या है, CH3, लेकिन बीच में कितने CH2 आ रहे हैं, ये भी CH2 ये भी CH2, टोटल 2 CH2 आ रहे हैं, तो CH2 का क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, होल ट्वाइस लिख देंगे। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया इतना दूर? अब हम आपको कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन देते हैं, उसका आप बनाना है आपको क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म, और साथ ही साथ कंडेंस्ड फॉर्म भी बनाना। ठीक है, अब जैसे अच्छा एक और दे देते हैं, जैसे कि ऐसा लिखा रहे क्या, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, CH2 और ये CH3। अब मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो क्या होता, हाइड्रोजन चारों तरफ जैसे इसमें लिखते हैं वैसे उसमें लिखते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, ये 1
2 3 4 5 6 कार्बन, तो 6 के लिए क्या करेंगे 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? यहाँ और यहाँ पे क्या है CH3 है और बाकी में क्या है आपका CH2 है, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं CH3 और ये CH2 का होल 4 और ये क्या हो जाएगा बेटा CH3 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 और CH2। कितने CH2 आ गए बीच में? टोटल 1 2 3 4 5 6, तो टोटल बीच में कितने हैं 1 2 3 4 आए। ठीक है, ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 और 6 कहां चलेगा CH3 2 3 4 5, यानी कि टोटल 4 कार्बन किसमें आ गया CH2 में। तो ये आपका क्या हो गया कंडेंस्ड फॉर्म हो गया। थोड़ा सा और हम लोग इसमें देखते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि अब आपका दिया हुआ है ये इसका आपको क्या बनाना है यहाँ पे बॉन्ड लाइन एक्सपेंडेड फॉर्म और उधर क्या बनाना है कंडेंस्ड फॉर्म। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा। क्या जिस ये वाला पॉइंट जो है सब जगह क्या होगा CH3 और इस पॉइंट पे भी ये क्या होगा कार्बन, और कार्बन चूंकि टेट्रावैलेंट है 4 बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी 4 होता है, इतना तो आपको पता है, क्लास 10 में आप पढ़े हैं, तो पढ़े हैं ना। यस, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ये रहेगा कार्बन, ठीक है, और ये जाएगा आपका CH और H, इधर में क्या रहेगा CH और H, ठीक है, और ऊपर भी रहेगा CH और यहाँ भी रहेगा CH और H। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट आपका बीच वाला हो गया, ऊपर में CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3, और कंडेंस्ड फॉर्म स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा CH3 का कितना होगा 4 हम लोग ले रहे हैं, 4 CH3 ले रहे हैं ना। CH3 कितना ले रहे हैं हम लोग, ये रहेगा CH3 कितना ले रहे हैं हम लोग 4, और ये आपका कार्बन अकेला, इस कार्बन पे क्या है ये 3 CH3 है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? दूसरा वाला जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, हाँ, दूसरा वाला जो एग्जांपल लिए हैं, अब इतना आप हम कार्बन के साथ CH3 नहीं लिख देंगे, आप उसको फैला करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका हो गया इसका, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये रहेगा CH3, ठीक है, और ये रहेगा कार्बन, ऊपर में CH3, नीचे भी CH3, ये हो जाएगा CH3 और ये CH3। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये किसका हो जाएगा, इस वाले का है। देखेंगे ये वाला पॉइंट कार्बन, ये वाला पॉइंट कार्बन, इधर भी CH3, तो इस कार्बन के 3 साइड CH3, इस कार्बन के 3 साइड क्या हो जाएगा CH3। अब अगला वाला कार्बन ये जो है इसके 3 साइड CH3, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा CH3 बेसिकली। तो ये आपका हम लोग क्या लिखेंगे कि इस कार्बन पे 3 CH3, तो ये CH3 कितना 3 इस कार्बन पे, ठीक है, और इस कार्बन पे डॉट दे दिए, यानी कि दोनों के बीच में भी बॉन्ड है, ठीक है, और इस कार्बन पे भी 3 CH3, तो ये C और ये CH3 का होल 3। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ठीक है। ये तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा देख लेने से ही, ठीक है, परेशानी हो जाता है कई बार। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी आसान सा है, बस इसी को थोड़ा सा ये करना है, हमें काम करते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे ताकि हम इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकें, ठीक है, थोड़ा जगह ज्यादा अपने को लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3, CH3, ठीक है, C, अब ये चला जाएगा ऊपर, ये C से CH3, ये जस्ट एक तरह से यही वाला है, बस हर एक हाइड्रोजन के पास क्या लगा हुआ है CH3। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा CH3 हाइड्रोजन की जगह लगा हुआ है CH3, ठीक है, CH3
CS3। इज दैट क्लियर? अब इसको यदि लिखना हो कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है, इसको लिख रहे हैं हम लोग, इस वाले को यदि अपने को लिखना हो कंडेंस्ड फॉर्म में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये CS3, ठीक है, ये वाला CS3 यानी कि CS3 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 ये कितने हो रहे हैं, कितने हो जा रहे हैं, ये बेसिकली 1 2 3 और 4 हो जा रहे हैं, ठीक है, कितने हो जा रहे हैं टोटल 4, यानी CS3 का होल 3, ठीक है, CS3 का होल 3, ठीक है, CS3 का होल 3 यानी इस कार्बन पे कितने CS3 3, इस कार्बन पे कितने CS3 3, सॉरी, ठीक है, और ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला किससे कनेक्टेड है, सारा का सारा एक कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, और वो वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है, वो वाला कार्बन इस मिड वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, वो वाला कार्बन आपका किससे कनेक्टेड है, उस मिड वाले कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि ये CS3 कितने हो गए 3, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, और वो किससे कनेक्टेड है, अलग अलग कार्बन से, यानी कि यहाँ पे हम ये 3 दिए और ये टोटल को क्या दे दिए हम यहाँ पे 4, क्या ये तीनों CS3, ये वाला CS3 एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, ये CS3 एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये CS3 एक कार्बन से, तो टोटल कितने कार्बन से कनेक्टेड हुए 4 कार्बन से, तो ये CS3 4 कार्बन से कनेक्टेड है 4, और बीच में एक और कार्बन है दैट इज ये आपका कार्बन, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं, ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू करते हुए कल डिग्री ऑफ कार्बन भी बता देंगे और थोड़ा सा रिलेटेड और चीजें भी हम आपको समझा देंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको बताने लगे हैं क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है सारा कुछ, इसलिए थोड़ा सा 5-10 मिनट अपना उसमें चला गया, नहीं तो थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन ही लेंगे, उसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में जाएंगे। इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपका ये वाला फॉर्म देखने को मिलता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन काफी देखने को मिलता है, और इसको इस तरीके से ना, तो जैसे कि हम लोग CH3 लिखते हैं ना, CH3 CH2 CH2 CH3, उस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट नीट के यदि आप एस्पिरेंट्स हैं तो आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना विश्वास रखिए कि जो नोटबुक में हम देंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, और जो सीट्स आपको सॉल्व करने के लिए देंगे केवल और केवल नोटबुक, एनसीईआरटी और सीट को पकड़ करके चलना है, आपको आउट ऑफ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। बात समझ में आएगा? क्लियर हम क्या बोल रहे हैं? चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, सारा कुछ रिवाइज करके आना है, पढ़ करके आना है एक एक चीज। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।